हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेपन्स जो इम्पोर्टेंट रहे हैं। और जनरली इसमें हम बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और साथ में 2024 टू 2025 के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट 17। अब प्रोजेक्ट 17 क्या है? एक प्रोग्राम है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट स्टील फ्राइगेट्स बना रही है इंडियन नेवी के लिए। प्रोजेक्ट 17 में जो स्टील फ्राइगेट्स बनाए जाएंगे ये किस क्लास के होंगे? तो आंसर वुड बी नीलगिरी क्लास। देखिए, प्रोजेक्ट 17 सिर्फ इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर 17A 17B प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट 17 में है 17A और A में है नीलगिरी। नीलगिरी क्लास फ्राइगेट्स है। कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल हम 17A में 7 फ्राइगेट्स बनाएंगे। और किस क्लास के? नीलगिरी क्लास के। नीलगिरी क्लास कैसे डिसाइड होता है? इस क्लास का पहला जो शिप होगा, फ्राइगेट होगा, वो नीलगिरी होगा, तो बाकी इसी के नाम पे रख दिए जाते हैं। अब इनको बनाने वाली कंपनी कौन है? तो 3 जो बनाएगा वो बनाएगा GRSE, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कहाँ पे लोकेट करते हैं? ये कोलकाता में। और जो 4 बनाएंगे वो बनाएंगे मझगांव डॉक सॉफ्टवेयर्स डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और ये लोकेट करते हैं कहाँ पे? मुंबई में, राइट। तो अब ये जो कौन कौन से इसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट 17B भी इनिशिएट किया है। प्रोजेक्ट 17 का 2 पार्ट है, एक प्रोजेक्ट 17A है और एक है 17B। देखेंगे प्रोजेक्ट 17B विल बी नॉन एज द प्रोजेक्ट 17 ब्रेवो फ्राइगेट्स। बी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ब्रेवो फ्राइगेट्स होगा या फिर नेक्स्ट जनरेशन फ्राइगेट्स हम बनाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, द फर्स्ट शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो पहली शिप होगी वो होगी INS हिमगिरी, जिसको लॉन्च कर दिया गया था। चलिए अब हम जरा देखेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट 17A इसके अंदर कौन कौन सी हम अपने फ्राइगेट्स बनाएंगे। एक तो नीलगिरी, दूसरा उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और अंत में बनाएंगे हम विद्यागिरी। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये जो 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, ये बनाएंगे मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, जबकि जो 3 लास्ट के हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बनाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट 17A। तो अब जब भी आ जाए कि INS हिमगिरी क्या है, दूनागिरी क्या है, या विंध्यागिरी या फिर महेंद्रगिरी, तारागिरी, उदयगिरी और नीलगिरी, तो अब बता देना ये प्रोजेक्ट 17A के अकॉर्डिंग बनाए जाने वाले फ्राइगेट्स हैं। हाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी कि इनको जैसे मान लो ये पूछेगा कि आपको महेंद्रगिरी किसने बनाया, तो आपको फिर ऑप्शन पूछा जाएगा। तो देखो, आपको 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ। अभी तक जो हमने 15 जनवरी को जो हमने लॉन्च किया है वो किया है नीलगिरी को। ठीक है, अभी तक पहला ही लॉन्च हुआ है। दूसरा जो एक्सपेक्टेड है वो हमारा मार्च 2025 में लॉन्च था, लेकिन नहीं हो पाया, तो आने वाले 1-2 महीने में लॉन्च होगा। तो अभी याद रख लो, जब तक आप एग्जाम दोगे 2027 तक वो सब मझगांव डॉक शिपयार्ड्स भी बनाएंगे। ठीक है, कौन? GRSE, तो लास्ट वाले बनाएंगे। तो ऐसे याद रख लो, कौन बनाएंगे? मझगांव। तो सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा याद रखने नहीं है, तो मजे ही मजे हैं, तो मझगांव ऐसे याद रख लेना। दूसरा, क्या इनको क्रम से रखने की हमें ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक ही लॉन्च नहीं किए गए हैं, इस वजह से। अब है हमारा नेवी का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B में हम क्या है? डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डिस्ट्रॉयर। और उन्हीं में से एक डिस्ट्रॉयर हमने 2030 को इंडक्ट किया था, नाम था INS इम्फाल। ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रॉयर का हमारा नाम है INS सूरत, राइट। तो हमने याद रखना है कि जो डिस्ट्रॉयर हम बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट 15B के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, INS इम्फाल, और दूसरे का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ INS सूरत। ये 2 डिस्ट्रॉयर अब तक हम इंडक्ट कर चुके हैं। देखिए, जैसे कि INS सूरत द 4th एंड द फाइनल शिप ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया है। जो INS सूरत इंडक्ट किया गया है उसमें कंटेंट, जो स्वदेशी कंटेंट है वो 75% स्वदेशी कंटेंट है। अब जो हम प्रोजेक्ट 15B में और हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, एक तो विशाखापत्तनम पहले बनाया, INS विशाखापत्तनम, ये भी डिस्ट्रॉयर है। INS मोरमुगांव, ये भी डिस्ट्रॉयर है। INS इम्फाल और INS सूरत, ये भी डिस्ट्रॉयर है। तो याद रख लेना, विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत, ये सब किसके नाम है? आप ये बताइए। ये सब सिटीज़ के नेम है। तो जितनी भी सिटीज़ है ना वो सब डिस्ट्रॉयर के नाम पर है। ठीक है, जो सिटीज़ है ना वो सब डिस्ट्रॉयर हैं INS। तो ऐसे मान लो सिटी का डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और कौन बना रहा है इनको? मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड बना रहे हैं। तो जो भी शहर हैं, तो शहर में जो शहरों के नाम जो भी मिलेंगे आपको, विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल, सूरत, तो शहर में जब आप रहते हो तो सब मजे होते हैं, तो मझगांव ऐसे याद रखेंगे।
इसके अलावा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया है INS सूरत। INS सूरत क्या है ये अभी देखिए डिस्कस किया हमने, कब 15 जनवरी को किया था जब आर्मी डे मनाया जाता है। INS नीलगिरी अभी हमने ऊपर डिस्कस करके आए हैं, और INS बागीर या बागसीर। अभी जो INS बागीर या बागसीर है, तो देखिए पहले ये देखो, INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी ये फ्राइगेट्स है, ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, ये प्रोजेक्ट 15A का हिस्सा है, और INS बागसीर जो है ये आपकी सबमरीन है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों किस तारीख को उन्होंने इंडक्ट करी है इंडिया में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 जनवरी 2025 को। आगे देखेंगे हम, देखिए ये हमारी प्रोजेक्ट 75B, अभी जो हमने पढ़ा था ना INS बागीर, उसके बारे में। तो प्रोजेक्ट 75 में हम कर रहे हैं सबमरीन, 75 में सबमरीन। उसमें द सबमरीन्स विल रिप्लेस द सिंधु घोष क्लास सबमरीन। पहले हमारे पास सिंधु घोष क्लास की सबमरीन थी, उनको ये सबमरीन रिप्लेस करेगा। अब ये सबमरीन किस प्रकार की बनाई जा रही हैं, तो 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलने वाली सबमरीन होगी। देखते हैं कौन कौन सी सबमरीन है। INS कलवरी है, INS खांडेरी है, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बागसीर। ठीक है, तो यहीं पर यही डिस्कस किया। INS बागसीर 15 जनवरी को क्या इंडक्ट हुई थी। अब ज़रा देखते हैं, मैं आपको बता दूँ, देखिए एक है प्रोजेक्ट 15A, एक है प्रोजेक्ट 17A, और एक है 75B। 75B में बना रहे हैं हम 6 सबमरीन। 15 जो A है, ये यहाँ पे हम डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं 4, ये सिटीज़ के नेम पर है, और यहाँ पर हम फ्राइगेट्स बना रहे हैं बिंदियन क्लास, फ्राइगेट्स बिंदियन क्लास, यानी कि ये माउंटेन्स के नेम पे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, राइट। हाँ, अब जैसे अभी यहाँ पे ये देखो आप, ये विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, तो सिटीज़ डिस्ट्रॉयर के नाम से याद रहेगा। चलिए आगे देखेंगे अपन। दुर्गा सेकंड क्या है। दुर्गा सेकंड हमारे पास, दुर्गा का मतलब है डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, डी सो दुर्गा डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। एक तरीके से लाइट वेट यानी कि हल्के भार का लेज़र वेपन है, डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और DRDO डायरेक्ट एनर्जी वेपन है दैट यूजेस ए फोकस लेज़र बीम टू डिस्ट्रॉय टारगेट। अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल क्या करता है, लेज़र बीम का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये देख रहे हैं, ये लेजर बीम आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो दुर्गा सेकंड में बस यही चीज़ें हमें याद रखनी और ज़्यादा कुछ नहीं। क्या याद रखना है, लेजर्स जनरली ट्रेवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से, सो दे कैन रिस्पॉन्ड फास्टर देन ट्रेडिशनल मिसाइल्स। अगर ये स्टेटमेंट दे रही है कि दुर्गा सेकंड की जो स्पीड है वो क्या लाइट से ज़्यादा, नहीं, लाइट से अधिक किसी की स्पीड नहीं हो सकती, लेजर्स की जो स्पीड है वो लाइट से अधिक होती है। आगे देखेंगे, दुर्गा सेकंड कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एयर, सी एंड लॉन्च बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। जो दुर्गा सेकंड है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहाँ से, एयर से भी, सी से भी, और लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स कहीं से भी इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। चलिए दुर्गा के बारे में देखा। अब हमारा आता है विभव। विभव जनरली चर्चा में रहा इस वजह से क्योंकि एंटी टैंक माइंस थी। ठीक है, एंटी टैंक माइंस का मतलब क्या है, ऐसी माइंस, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर माइंस लगा दी और कोई टैंक आके इस पर चढ़ जाए तो ये टैंक को भी खत्म कर देगी, इसी वजह से इसको एंटी टैंक माइंस कहते हैं। ऐसी माइंस जो टैंक के विरुद्ध हों। वैभव क्या है, एंटी टैंक माइंस है, इतना याद रखना बस, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। तो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास कौन से हैं ज़रा वो देखो। एक है आकाश वेपन सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, और दूसरा है 12 वेपन लोकेटिंग रेडार्स, स्वाति। तो हमारे पास जो स्वाति है प्लेन्स में लोकेट यानी कि डिप्लॉय किया जाने वाला रडार है कौन सा, स्वाति। स्वाति रडार कहाँ पे डिप्लॉय होता है, प्लेन्स में, और आकाश वेपन सिस्टम भी है। अब जरा देखते हैं, तो AWS इससे शॉर्ट रेंज, जो आकाश वेपन सिस्टम है शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है ये बताइए पहले। तो शॉर्ट रेंज का ही अभी हमने डेवलप कर पाया, अभी लॉन्ग रेंज का हमने ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा है ना डेवलप कर पाया। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर यानी कि पृथ्वी से आसमान में सीधा मार करेगी, इसी वजह से इसको SRSAM बोलते हैं, सरसम। तो ऐसे याद करना, आकाश कैसा है, आकाश सरसम है, शॉर्ट रेंज है। आकाश की जो रेंज है वो कैसी है, शॉर्ट है। वैसे तो आकाश की रेंज बहुत, अगर जनरली टर्म में देखो तो आकाश है, वायुमंडल है, उसकी रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मान लेना कि बड़ा ना होकर रेंज छोटी है। यह डिफेंस सिस्टम इंडिजिनियसली डिजाइड एंड डेवलप्ड बाई DRDO इन ऑर्डर टू मीट इट। ठीक है, बस इतना याद रखना और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे समर की। क्या है समर, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एक तो हमने क्या देखा है, एक तो आकाश वेपन सिस्टम हमारा है, एयर डिफेंस सिस्टम है,
दूसरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, समर। तो समर और आकाश, और समर जो क्या है वो वेरी शॉर्ट रेंज का है, आकाश हमारे पास शॉर्ट रेंज का है। समर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि समर वेरी शॉर्ट रहे, बहुत कम रहे गर्मी। तो समर जनरली समर का मतलब होता है युद्ध, और हर कोई चाहता है कि जो समर हो ना बहुत छोटा हो, युद्ध बहुत छोटा हो। द समर सिस्टम यूजेस रिफर्बिश्ड रशियन ओरिजिन ईयर टू ईयर मिसाइल्स। अब हम इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, रशियन ओरिजिन की रिफर्बिश, यानी कि इसको दोबारा मरम्मत करी गई हुई ईयर टू ईयर मिसाइल करते हैं। अच्छा, अब जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है, इस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड बाय द इंडियन एयरफोर्स। अब जो समर है ना ये ईयर टू ईयर वाला है ना, क्या है, ईयर टू ईयर है। जबकि हमारा जो आकाश है वो पृथ्वी से लेकर आकाश में, यानी कि पृथ्वी से लेकर ईयर में मार करता है। जबकि समर है समर ईयर टू ईयर, समर ईयर टू ईयर, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गौरव। गौरव इस बार का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में इसको पूछा भी गया था। गौरव हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ग्लाइड बॉम्ब का मतलब क्या होता है, मतलब उसको जो दूर तक मतलब कहीं ड्रॉप करोगे कहीं पर, लेकिन वो मतलब हवा में जाते हुए कहीं और पर जाके गिरेगा। डेवलप किया गया है इंडिया का डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। फीचर इसमें क्या है, वेट जो गौरव का है ना, गौरव का मतलब है गौरव जो चीज़ गरु होगी तो गरी है कितनी, 1000 kg बॉम्ब है। वॉर हेड्स कैन बी फिटेड, इसमें वॉर हेड्स आप फिट कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो 50 से 150 किलोमीटर है। यहीं पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और दिया था कि ये 100 किलोमीटर है से कम है, ऐसा कुछ दिया था और ये विभाजित हो गया था क्वेश्चन। तो याद रखना गौरव का जो ग्लाइडेड रेंज बॉम्ब है, इसकी जो रेंज है वो 1000 kg बॉम्ब है और रेंज है 50 से 150 किलोमीटर। गौरव इस्तेमाल करता है कौन सा बॉम्ब, इसमें स्पाइस 2000, याद रखना, ठीक है। तो गौरव के बारे में चीज़ हमने डिस्कस करी। एक ग्लाइडेड बॉम्ब है, 1000 kg का वेट है, 50 से 150 किलोमीटर इसकी रेंज है, और स्पाइस बॉम्ब 2000 इसका यूज़ ये करता है। आगे देखेंगे हम जरा मिसाइल्स की। अग्नि 4 मिसाइल्स। अग्नि 4 जो मिसाइल है ये इस तरीके से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जानते हैं आप लोग किस तरीके की होती है, जो लॉन्ग रेंज की होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। और इसका हमने जो टेस्ट किया है वो कहाँ पे किया है, चांदीपुर में। याद कैसे रखेंगे कि हम अग्नि में चांदी को गलाते हैं इस तरीके से। अग्नि 4 इसे लॉन्ग रेंज। अग्नि 4 किस प्रकार की लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज है, सरफेस टू सरफेस, यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 4 है तो इसकी लिमिट कितनी है, 4000 किलोमीटर है, और ये न्यूक्लियर वारहेड्स लेकर चल सकती है। तो अग्नि 4 एक लॉन्ग रेंज यानी कि 4000 किलोमीटर की है। टेस्ट कहाँ पे किया गया था, चांदीपुर में। अग्नि को हम तपाते हैं चांदी में। इसके अलावा इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का। ये हमने क्या देखा, अग्नि 4, ये है अग्नि 5। अग्नि 5 विथ मल्टीपल वॉरहेड टेक्नोलॉजी अंडर मिशन दिव्यास्त्र हम अपना चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम बहुत सारी मिसाइल्स को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो अग्नि 5 मिसाइल है इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं मिर्व। मिर्व टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मल्टीपल, यहाँ पर ये देख लो, ये है मिर्व कैपेबिलिटी। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो मिर्व जो कैपेबिलिटी है, MIRV, ये एक्चुअल में है क्या। मल्टीपल री एंट्री व्हीकल जिसको बोलते हैं मिर्व, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल। जरा ये देखिए, मान लेते हैं कि ये टारगेट है और यहाँ से इस मिसाइल्स को आपको देना है। जनरली मिसाइल्स क्या होती थी, सिंगल बार हेड ही आके इसी को टारगेट करके ख़त्म कर देगा, लेकिन नहीं, अगर ये 4 बार इस टारगेट्स है हमारे पास तो ये मल्टीपल वॉर हेड्स रहेंगे। इसके एक ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक से अधिक बॉम्ब को हम क्या मिसाइल्स को क्या करेंगे, सेट कर देते हैं, और तब ये मिसाइल जाती है और एटमॉस्फेयर में अलग अलग अपनी लक्ष्य बना के ये इसको मारेगी, ये इसको, और ये टारगेट इसको हिट करेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल री एंट्री व्हीकल। अब बात यह है कि क्या इस प्रकार की जो कैपेबिलिटी है दुनिया के हर एक देश में या फिर किसी देश के पास नहीं है, तो आंसर इज सिर्फ एडवांस जो इकोनॉमी है उनके पास है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। ओवरऑल जो भी वीटो पावर्स हैं सिर्फ उनके पास ये मिर्व कैपेबिलिटीज़ है। अब इंडिया ने भी हमारे पास अग्नि 5 में मिर्व कैपेबिलिटीज़ को डिकोड किया है। अगर हम बात करें अग्नि 4 की, जो ऑफिशियल जो क्लेम किया गया वो किया गया 5000 किलोमीटर का, राइट, इतना याद रखना है। अग्नि 5 मिसाइल की अगर हम बात करें, इसको हमने कहाँ पे टेस्ट किया है, वो किया है अब्दुल कलाम आइलैंड पे। तो अग्नि 5 कहाँ पे, अब्दुल कलाम। तो अग्नि याद, जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अब्दुल कलाम की एक बुक भी है, विंग ऑफ फायर, फायर अग्नि, उस तरीके से आप नाम को कनेक्ट करिएगा। चलिए, अग्नि फायर हमने जब देख ली तो फिर एक इसी से मिलता जुलता नाम और आता है, अग्नि प्राइम। पी से क्या रहेगा, अग्नि पी कभी कभार देते हैं तो पी से होगा प्राइम।
अग्नि प्राइम जनरली जैसे कि अग्नि सीरीज़ की जो भी मिसाइल्स हैं वो जनरली कैसी हैं, लॉन्ग रेंज की हैं। कैसी हैं, लॉन्ग रेंज है। जैसे कि अग्नि 4 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकती है, तो अग्नि 5 5000 किलोमीटर का। लेकिन अग्नि जो प्राइम है इसके बिल्कुल विपरीत है, ये लॉन्ग रेंज नहीं होगी, ये मीडियम रेंज है। याद रखना, ये शॉर्ट रेंज भी नहीं है, मीडियम रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया जिसको डेवलप कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसको हम रोड से या फिर ट्रेन से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर रोड से लॉन्च कर सकते हैं तो ट्रेन से भी कर सकते हैं। ये देखो ट्रेन याद रखना, ये ट्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी प्राइम लग जाता है किसी वर्ड में तो अपने आप का वो उन्नत वर्जन कहलाता है, और यही हाल अपनी प्राइम के साथ में भी है। सबसे पहले बात है इसमें किस प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो सॉलिड फ्यूल होता है, वो हम सबको पता है। जनरली अक्सर करके इस प्रकार की चीज़ों में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको हम बोल रहे हैं कि कैनिस्ट्राइज्ड है। कैनिस्ट्राइज्ड का मतलब जरा समझिए कि इस मिसाइल को एक कैनिस्टर में स्टोर किया जाता है, विच रिड्यूसेस इट टाइम इट टेक्स टू लॉन्च एंड इम्प्रूव इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। एक चूँकि कैनिस्टर का मतलब होता है एक तरीके से टैंक, मान लो इसमें स्टोर किया जाता है, तो इसी टैंक को उठा के कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में, मोबिलिटी में और इसके स्टोरेज में बहुत ईजी हो जाती है। तो ये इसी का मतलब होता है कैनिस्ट्राइड। मैन्यूएबल री एंट्री व्हीकल है, यानी कि द मिसाइल है ऐसी मैन्यूएबल री एंट्री व्हीकल। अभी री एंट्री व्हीकल का मतलब समझाया था आपको, मतलब अगर अपने टारगेट पर एक बार गई है और घूमकर वापस आ गई तो दोबारा भी ये जा सकती है, ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा न्यूक्लियर कैपेबल है क्या, बिल्कुल है। प्राइम का यही फ़ायदा है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है। और सॉरी, इसको भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से हमने क्या किया है, टेस्ट किया था, ठीक है। तो ये थी हमारी चर्चा अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। अब हम बात करेंगे रुद्रम सेकंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल। रुद्रम सेकंड एयर में अभी सबसे बड़ी बात है कि रुद्रम सेकंड है जो मिसाइल है एयर टू ग्राउंड, यानी कि हवा से ग्राउंड पे मारने की क्षमता करने वाली है। अब हवा से मारेगी दैट मीन्स इसके पास किसी ना किसी जो जेट होता है, फाइटर जेट, उसमें इसको एंगेज होना चाहिए, राइट। तो किस में होगा, तो हमारे पास दो हमारे जो इंपॉर्टेंट फाइटर्स हैं, पहला कोई 30 MKI फाइटर और दूसरा हमारे पास है तेजस, जो कि 4.5 जनरेशन है। तो अभी तेजस में तो हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट कोई 30 MKI फाइटर में हम रुद्रम सेकंड मिसाइल का यूज़ कर रहे हैं। रुद्रम सेकंड में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है वो यही है कि अब एयर टू ग्राउंड है या ग्राउंड टू एयर है, तो रुद्रम एयर टू ग्राउंड है। याद रखने का तरीका क्या कोई है, एयर जैसे R to D, इस तरीके से एयर टू ग्राउंड, ठीक, ऐसे उल्टा देखो AR, एयर टू D यानी कि ग्राउंड। रुद्रम मिसाइल एक तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रुद्रम जो मिसाइल है, रुद्र भगवान का नाम है, भगवान शंकर का। तो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जब रेडिएशन होती है, जब मान लो किसी ने आप रेडिएशन फैला दिया बैटलफील्ड पे या कहीं पे भी, तो उस रेडिएशन को कम करने के लिए हम हवा से, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल क्यों है, क्योंकि रेडिएशन जब ज़मीन में फैलेगा तो मान लो इस एरिया में रेडिएशन फैला है, तो आप मसाइल लेकर इस एरिया में तो घुस एंट्री कर नहीं सकते हैं, है ना। इसी वजह से इसको हमने क्या हवा से लॉन्च करेंगे कि सीधे इस एरिया पे लॉन्च होगा और रेडिएशन को ख़त्म करेगा। अब चूंकि रुद्रम सेकंड एयर मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है, दैट्स वाई ही इसको हमने एयर टू ग्राउंड के लिए बनाया है। लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। रुद्रम सेकंड अब जो करेगी रिप्लेस KS-31 मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इसके अलावा इसके पास लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च सिस्टम भी है, लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च सिस्टम। इसके अलावा इसका जो रेंज है, लॉन्च फ्रॉम ए रेंज ऑफ एल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम 500 मीटर टू 15 किलोमीटर, यानी कि ज़मीन से 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक से इसको लॉन्च किया जा सकता है, राइट। रेंज कैपेबिलिटीज़ कितनी, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये मतलब 250 किलोमीटर के रेंज में ये क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज कितनी है, 250 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, तो आंसर होगा 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक रेंज है 250 किलोमीटर। इसके बाद हमने बात करी है क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में एक तरीके की मेज जो है, M से मेज है तो M से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स इसको टेस्ट कर रही है, प्लान कर रही है, और इसने बात ये है कि जो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है ये जनरली इजराइल ने बनाई हुई है, और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं अंडमान आइलैंड में। हम इसको नाम दे रहे हैं क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, और इसमें अपने अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। एक तरीके से एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से नीचे मारने के लिए मेज 2। डेट कैन हेड टारगेट 250 किलोमीटर सभी, यानी कि 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। जनरली जो इस प्रकार की मिसाइल्स होती हैं हवा से ज़मीन पे मार करने वाली, इनकी रेंज अप्रॉक्स टू 50 किलोमीटर ही होती है अक्सर। क्योंकि इसी एक रेंज पे ये एफिशिएंटली तरीके से काम कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ इफेक्टिव इन GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स। जनरली ऐसे एनवायरनमेंट पर जहाँ पर GPS अलाउड नहीं होता, जहाँ पर जंक कर दिया जाता है GPS, वहाँ पे भी आसानी के साथ काम करेगी क्रिस्टल मेज। इसी वजह से इसको मेज कहा गया। मेज का जनरली अर्थ होता है भूल भुलैया, भूल भुलैया, यानी कि अगर GPS बंद भी हो जाए तो भी अपने रास्ता ये भूलेगा नहीं, ऐसे याद रखिएगा इसको।
इट कैन पेनिट्रेट एरियाज प्रोटेक्टेड बाय एयर डिफेंस सिस्टम्स। जनरली जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे होते हैं उनको भी ये परकुलेट कर सकता है, तो ये काफ़ी घातक मिसाइल है। और जनरली अब देखो, वैसे भी आप ऐसे देखो ना कि चूंकि इसराइल का ओरिजिन है, तो इसराइल ने अपने यहाँ पर जो भी आर्सेनल क्रिएट किया है वो लॉन्ग डिस्टेंस से क्रिएट ना करके शॉर्ट रेंज से किया गया, क्योंकि उसका दुश्मन उसी रेंज में है। इस वजह से उस तरीके से इस मिसाइल्स को हम देख सकते हैं। तो इस मिसाइल की 2 खासियत याद रखना, GPS डिनाइड एनवायरमेंट्स में ये अटैक कर सकती है और इसको प्रोटेक्ट किया गया है ये डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। हमने इसको टेस्ट कहाँ पे किया? अंडमान में। इग्ला एस एक तरीके से पोर्टेबल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये देखो, ये देख रहा है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकने वाला। इग्ला एस क्या है? पोर्टेबल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर पे मार करने वाला सिस्टम है। जो भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं लो, यानी कि जो नीचे उड़ रही होते हैं जहाज, यानी कि जेट्स या ड्रोन्स या फिर क्रूज मिसाइल्स, उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इग्ला एस। एस को हम, एस का मतलब है एस से सरफेस, इसका ये सरफेस वर्जन है, यानी कि सरफेस से हवा पे मार करेगा। इसके अलावा ये जो इसका जो रेंज है इग्ला का, ये इफेक्टिव रेंज है लगभग 6 किलोमीटर तक का रेंज, क्योंकि यहाँ से आप मार कर रहे हैं ऊपर की तरफ। पोर्टेबल है। अल्टीट्यूड लगभग 3.5 किलोमीटर की रेंज ऊपर, और यहाँ पे ज़मीन से 3.5 किलोमीटर ऊंचा कोई भी प्लेन उड़ रहा है तो इसको ये मार सकता है 6 किलोमीटर के दायरे में। टारगेट्स, द इग्ला एस कैन टारगेट फिक्स्ड विंग एंड रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट। फिक्स्ड विंग का मतलब है जैसे कि ड्रोन में फिक्स्ड विंग्स होते हैं, और रोटेटरी विंग का मतलब है जैसे कि हेलीकॉप्टर में जो विंग घूमते हैं, उन दोनों को टारगेट कर सकता है। इसके साथ साथ में ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकती है इग्ला एस। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। इग्ला एस का ही जो नाटो कंट्रीज हैं वहाँ पे इसको SA-24 ग्रिंच के नाम से भी जानते हैं नाटो नोमेनक्लेचर में। तो चाहे हम इग्ला एस कहें या फिर SA-24 ग्रिंच कहें, दोनों बात एक ही है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट की गई है कहाँ पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। एक स्टेटमेंट नॉर्मल आपको दिया जाए कि क्या इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का? द आंसर वुड बी यस। कहाँ पे किया? जनरली जो मिसाइल्स लॉन्च होती हैं वो टेस्ट होती हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे ही लॉन्च होती हैं, टेस्ट होती हैं, या फिर चांदीपुर में लॉन्च होती हैं। लेकिन जनरली जो मिसाइल है आप APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा कोस्ट पर है, वहीं पर होगी। कब हमने इसको टेस्ट किया था? ये 16 नवंबर 2024 को किया था। और इसकी जो कैपेसिटी है जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक की, वो है लगभग 1500 किलोमीटर, ओवर 1500 किलोमीटर। ओवर का मतलब 1500 किलोमीटर से अधिक ही है, याद रखिएगा। K4 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करी गई हैं कहाँ से? INS अरिगाट सबमरीन से। INS जो अरिगाट सबमरीन है एक तरीके की न्यूक्लियर कैपेबल है, और उसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? K4 ये मिसाइल्स को। जो इंडिया टेस्ट फायर करी है न्यूक्लियर कैपेबल है, इसकी जो क्षमता है K4 की सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है मिसाइल, इसकी जो क्षमता है वो लगभग 3500 किलोमीटर, काफ़ी अच्छी क्षमता है। देखिए, जो सरफेस पे मिसाइल्स होती हैं इनकी क्षमता कम भी हो सकती है, चलता है, लेकिन नेवी चूँकि महासागरों में काम करती है, इस वजह से जब बैटल फील्ड्स होता है तो इनकी बहुत लॉन्ग रेंज चाहिए होती है। दैट्स वाई नेवी की जो मिसाइल्स होती हैं वो हमेशा लंबी क्षमता वाली होती हैं। सॉरी, उदाहरण के तौर पर K4 3500 किलोमीटर की। और हमने टेस्ट किस पे की है? INS अरिघाट, ये भी याद रखना, न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिघाट। इसके अलावा हमने एक भार्गव अस्त्र को भी डेवलप किया है, डिज़ाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। और भार्गव अस्त्र क्या है? देखो, स्वार्म ड्रोन्स का पहले मतलब समझो। एक तो होता है ड्रोन, यही ड्रोन्स जब बहुत सारे ग्रुप में आके अटैक करते हैं, इस तरीके से एक ग्रुप्स में आके अटैक करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्वार्म ड्रैम्स। स्वार्म मतलब जैसे कि जो मधुमक्खियाँ झुंड में आती हैं उसको बोलते हैं स्वार्म। तो इनको मारने के लिए हमने डिज़ाइन किया है अपना क्या? भार्गव अस्त्र। कहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया था? मरीन फायरिंग रेंज गोपालपुर उड़ीसा में। तो देखो, भार्गव कहाँ पे? उड़ीसा। इसके अलावा इसका विजुअल टारगेट्स होता है लगभग 2.5 किलोमीटर, हमने टेस्ट किया था। भार्गव अस्त्र जो है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ए यूनिट ऑफ नागपुर विथ सोलर ग्रुप। अब सबसे बड़ी बात है, जो भार्गव अस्त्र है इसको DRDO ने डेवलप नहीं किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई नागपुर बेस्ड सोलर ग्रुप है, उसकी कंपनी है एक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड्स में। दूसरी बात यह है कि ये डिटेक्ट कर सकता है मीडियम टू लार्ज UAV अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स, जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ड्रोन का डिस्टेंस, ये जो ड्रोन जो 6 किलोमीटर दूरी पर होंगे उनको ये टारगेट कर सकता है, और जो UAV 10 किलोमीटर दूरी पर है उनको टारगेट कर सकता है। कौन? भार्गव अस्त्र। तो भार्गव अस्त्र हमने क्यों बनाया गया है? काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। नाग MK2 मिसाइल, ये जनरली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद रखना, नाग G से गाइडेड, याद रखना, गाइडेड मिसाइल है। 500 मीटर से लेकर
500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इसका जो ट्रायल किया है वो हमने कहाँ पे किया, पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान। तो याद कैसे रखेंगे कि हम जब उसमें पोखरण में पोखरा होता ना, पोखरा में हमें नाग दिख गया, तो नाग पोखरण फील्ड रेंज। इसके अलावा हमारे पास एक मिसाइल आती है प्रलय, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। प्रलय बहुत कम समय के लिए आती है ना, तो प्रलय कम ही समय में सब कुछ खत्म कर जाती है, इसी वजह से शॉर्ट रेंज भी है। इसको जनरली स्पेसिफिकली हमने डिप्लॉय करेंगे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर शेयर होता है लद्दाख में, और LOC जो कि कश्मीर के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान, इन द रीजन ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो LAC और LOC पर डिप्लॉय करने के लिए हमने प्रलय बनाई है। ये जनरली सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है जो कि हर मिसाइल में होता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 500 से लेकर 1000 kg है। और हमने इसको टेस्ट किया है कहाँ पे, उड़ीसा के कोस्ट पे, याद रखना। तो प्रलय कहाँ पे, उड़ीसा। और वैसे भी हमें पता है ये वाला जो कोस्ट है यहाँ पे ज़्यादा जो महातूफान आते हैं, तो प्रलय उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे ड्रोन्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है FWD 200B से मतलब होता है बॉम्बर, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, बॉम्बर। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉम्पैक्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है लड़ाकू, लड़ाई में काम आने वाला है। इसकी पेलोड जो क्षमता है वो लगभग 30 kg है। यही UPPCS में इस बार पूछा गया था, और उसमें उन्होंने ऑप्शन दे दिया था कि इसकी पेलोड क्षमता 100 kg है, नहीं सिर्फ 30 kg कर सकता है। 30 kg बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। 200B स्पीड जो किसी जो क्रूज स्पीड है वो है 152 km/h, और एक मैक्सिमम स्पीड है 250 km/h की, ठीक है। और एक इसके रेंज कितनी दूरी तक जा सकता है, तो 800 किलोमीटर, और एंड्योरेंस है 7 घंटे तक ही हवा में उड़ सकता है 800 किलोमीटर। जनरली जो डिस्टेंस हम जो ड्रोन्स कैपेबल हम बना रहे हैं वो 800 किलोमीटर की भी बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा टेक ऑफ वेट इसका 102 kg, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, FWD 200B कैन ऑपरेट फ्रॉम ए रनवे ऑफ जस्ट 300 मीटर्स का इसको रनवे चाहिए होता है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेगा कि बिना रनवे का ये टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसको 300 मीटर्स का रनवे चाहिए। बनाया किसने, डेवलप्ड एट द बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो FWD नाम दिख रहा है ना, इसका ये कंपनी का नाम दिख रहा है, फ्लाइंग वेज डिफेंस। 200 तो ठीक है, और ये B से क्या है, बॉम्बर है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली फ्लाइंग वेज बॉम्बर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे ड्रोन्स। अब एक चीज़ याद रखो, नाग अस्त्र, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि दिखाते हैं कि नाग बाण होता था, एक नाग अस्त्र होता था। तो अस्त्र क्या होता है, नाग अस्त्र उड़ते हुए जाता है और लोगों को ख़त्म कर देता है। नाग अस्त्र एक तरीके से सुसाइड ड्रोन है, बस यही चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखो एक नागास्त्र एक फिक्स्ड विंग है। फिक्स्ड विंग का मतलब होता है जिसके 2 विंग होते हैं फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि ड्रोन्स में होते हैं। 75% इसका इंडिजिनस पार्ट्स पावर्ड बाई 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसमें जो 75% जो पार्ट्स है वो इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी है। इसके अलावा इसको 15 किलोमीटर दूर बैठ पर कोई भी ऑपरेटर इसको क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और ये हिट कर सकता है टारगेट, यानी कि इसका जो रेंज है वो 2 किलोमीटर का रेंज है नागास्त्र का। तो नागास्त्र एक तरीके से सुसाइड ड्रोन है, 2 किलोमीटर की रेंज पे काम करेगा, 15 किलोमीटर दूर बैठ के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि 75% इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हम कुछ और सुसाइड ड्रोन की बात करेंगे अगर इंडियन आर्मी में, तो एक तो है कमिकाजे, ये भी सुसाइड ड्रोन है। इसके अलावा टाटा एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम ALS-50, स्पाइक का फायर फ्लाई, इंडिया का कैडेट्स LAM, एलबिट स्काई स्ट्राकर, वॉरमेट और जोनेट GM। इस प्रकार के अभी तक हम जो ड्रोन्स हैं इंडियन आर्मी सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक बार इसको भेजा जाएगा तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ड्रोन वापस लौट कर आएगा, ये खुद खत्म हो जाएगा और टारगेट को भी खत्म कर देगा। सुसाइड ड्रोन का मतलब यही होता है। एक चीज़ हमें याद ये रखनी है कि इंडिया के पास अभी जो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स वो हमने अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स को। इसी वजह से हम यहाँ दूसरी कंट्री से परचेस करने की बारे में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। जैसे कि हमने MQ-9V ड्रोन परचेज़ किया है किससे, अमेरिका से। इसके बाद ये चीज़ हमने अगली वीडियो में डिस्कस करी है, तो यहाँ पर डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा कुछ वक्त खड़ा होता नहीं। फ्राइगेट एंड शिप्स की अगर हम बात करेंगे तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। सैलो का मतलब होता है जो कम पानी में चलने वाले वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। इनको आर एक क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। देखो जहाँ पे अधिक पानी होता है वहाँ पे तो हर कोई जहाज़ जाएगा ही जाएगा, लेकिन जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है अपनी शिप्स में कि वहाँ पर भी हमारी शिप्स जाके मतलब फाइट कर सकते हैं, वॉर लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें ये देखना है
कि हमारे इंडिया ने इस प्रकार के फ्राइगेट्स तो डेवलप कर लिए। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले याद रखना, ये जो फ्राइगेट्स हैं जो सैलो क्राफ्ट वाले हैं इसको हम अभय क्लास कॉर्वेट्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये इन्होंने रिप्लेस कर दिया है अभय क्लास कॉर्वेट्स को। अब जरा देखते हैं कौन कौन से हमने इस प्रकार के डेवलप किए हैं। क्या डेवलप किए हैं, ये जो है फ्राइगेट्स सैलो वाटर क्राफ्ट, इनको हम बोलते हैं माहे क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माहे क्लास और अर्नाला क्लास। देखते हैं सबसे पहले माहे, मालवान, मंगरौल, मालपे, मुल्की और मगधाला। तो ये 3 नाम याद रख लो अंत के। कौन कौन से, मालपे, मुल्की और मगधाला। क्योंकि ये जनरली अभी रिसेंट में हमने इनको इंडक्ट किया है पिछले 1-2 साल में। तो माहे एम से जो भी नाम आ जाए वो सब कैसे हैं, सैलो एयरक्राफ्ट, सैलो वाटर क्राफ्ट है। और इसको डेवलप कौन कर रहा है, कोचीन शिपयार्ड। अब याद कैसे करेंगे कि कोचीन को हमें माहे से याद करवाना है। तो वैसे याद करो कि माहे हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ एक पोर्ट था, वो किसका, टीपू सुल्तान का। जब यहाँ पर अटैक किया गया था तब ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में यहाँ पे युद्ध हो गया था, ठीक है। तो कोचीन शिपयार्ड, तो माहे, मालवान, मंगरौल, मालपे, मुल्की, मगधाला। तो एम वाले सब कौन स्टार्ट कर रहा है, कोचीन शिपयार्ड। चलिए, इसके अलावा हम दूसरा जो क्लास देखेंगे वो देखेंगे अर्नाला क्लास। अर्नाला क्लास जो है इसमें कौन कौन से शिप्स बनाए गए हैं, अर्नाला, अंजदीप, अमीनी, अभय, अग्रय, एंड्रोथ और अक्षय। इस प्रकार के ये शिप हमने बनाए हैं। और ये जो ए वाले बनाए हैं वो GRSE ने बनाए हैं। तो हम याद कैसे करेंगे, MM वाले जो भी बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, कोचीन शिपयार्ड ने। और जो ए वाले जितने भी हैं वो GRSE ने बनाए हैं। तो AGMC ऐसे याद रखना है, ठीक है। M से M वाले, उसी से कोचीन। तो अभय, अग्रय, एंड्रोथ और अक्षय ये सब के सब हैं क्या, ये सब के सब हैं SWC GRSE प्रोजेक्ट के द्वारा जो वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लेती है। अच्छा, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ये सब हमने ये वाले देख लिए हैं। इसके अलावा हमने ये भी यहाँ पे देख लिया है कि मालपे, मुल्की ये सब इसने लॉन्च किए हैं, ये सब लॉन्च किए हैं कोचीन शिपयार्ड ने। चलिए आगे देखेंगे। INS समर्थक, 2 वेसल्स याद रखने, INS समर्थक और INS उत्कर्ष। INS समर्थक पहला है इस कैटेगरी में, INS उत्कर्ष दूसरा है। इसको बना रहे हैं लार्सन एंड टब्रो, कटुपल्ली, चेन्नई में। ये हैं जनरली हैं क्या, 1 2 मल्टीपर्पज शिप्स हैं, बच्चे इतना याद रखना। क्या है, समर्थक यानी कि मल्टीपर्पज, मल्टी लोगों का समर्थन आपको चाहिए। उत्कर्ष होता है तो मल्टीपर्पज तरीके से होता है। तो समर्थक एंड उत्कर्ष अर्थ मल्टीपर्पज शिप्स हैं, जनरली बिल्ट बाई लार्सन एंड टब्रो, चेन्नई। 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हमने देखे हैं, अमूल्य और अक्षय, ठीक है। तो जैसे कि ये वाले याद आएंगे जब भी, अभय, अग्र, एंड्रोथ, अक्षय। तो ये तो सब के सब कैसे रहेंगे, ये सैलो वाटर क्राफ्ट रहेंगे। जबकि ये आ जाएगा अमूल और अक्षय, ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। कहाँ पे, गोवा में। बनाए हैं किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फर्स्ट 2 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स के नाम थे अदम्य और अक्षर। जैसे कि ये देखो आप, तो अदम्य, अक्षर, अमूल, अक्षय, ये सब के सब नाम क्या हैं, ये फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स हैं। जबकि ये अभय, अग्रय, एंड्रोथ और अक्षय ये सब हैं आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर के सैलो वाटर क्राफ्ट हैं। ये और देख लेने हैं। INS त्रिपुट, तो INS त्रिपुट जो बनाया है ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। INS त्रिपुट के साथ साथ में इन्होंने INS तपस्या भी बनाया है, INS तपस्या। तो INS तपस्या और त्रिपुट क्या है, क्लास फ्राइगेट है इंडियन नेवी के लिए, जो कि बनाया है किसने, गोवा ने। तो हमने ऐसे कर लिया, आप जब गोवा जाते हैं तो तपस्या और ट्राई करने जाते हैं, और तपस्या करने कहाँ पे जाते हैं, गोवा। तो त्रिपुट और तपस्या INS गोवा बनाया है। इसके बाद INS संध्याक की बात करेंगे। INS संध्या मतलब होता है जो रिसर्च वेसल होता है। तो INS संध्याक भी एक तरीके से सर्वे वेसल है, और INS निर्देशक भी क्या है, सर्वे वेसल है। इसमें 80% लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। किस में, INS संध्याक में और INS निर्देशक में। INS सर्वेक्षक की बात करें, इसने कंप्लीट कर लिया अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मील्स का मॉरिशस में, और ये दर्शक क्लास का शिप है।